चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपने माता पिता, परिवार, बच्चों सहित सकुशल होंगे। दोस्तों, हमें अपने शत्रुओं को ठीक से जानने की जरूरत है और इसके लिए हमें शत्रुओं के दिमाग पढ़ना जरूरी होता है। उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वे क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, आगे क्या करने वाले हैं, आदि बातें जाननी जरूरी होती है। 1947 में मुसलमानों ने भारत का एक हिस्सा काटकर इस्लाम के नाम पर एक अलग देश पाकिस्तान बना लिया। तब से पाकिस्तान ने शांति प्रिय भारत को कभी चैन से नहीं बैठने दिया। भारत की तरक्की को अपनी इस्लामी आक्रमणकारी नीति से रोकने की कोशिश में लगा रहा। अपनी आतंकवादी इस्लामी मानसिकता से लाचार पाकिस्तान हर कुछ एक वर्षों में भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आक्रमण करता आ रहा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित इस्लामी आतंकवादियों ने 26 हिंदू सैलानियों की धर्म पूछकर, खतना चेक कर, गोली मारकर हत्या की। नतीजतन भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादी ठिकानों को निस्तनाबूद किया। बहुत से अमन की आशा वाले लोग, जिनमें अति आशावादी दिन में सपना देखने वाले वामपंथी, सो कॉल्ड सेक्युलर, मुस्लिम वोट की आकांक्षी भारत की विपक्षी पार्टियां, स्वार्थी जयचंद हिंदू, गजवा ए हिंद में लगे मुसलमान, भारत को इस्लामी देश बनाने के षड्यंत्र में लगे मुसलमान, अपने को उदार और शांति प्रिय बताने वाले दोनों तरफ के मुसलमान, जबकि असल इस्लाम ना तो उदार है और ना ही शांति प्रिय। इस्लाम में भाईचारा का एक ही मतलब है, भाई का मतलब मुसलमान, चारा का मतलब काफिर। भारत और पाकिस्तान दोनों की तरफ से ये अमन की आशा वाले भारत पाकिस्तान दोस्ती, व्यापार, पीपुल टू पीपुल, प्यार मोहब्बत की जलेबी वाली बातों में लगे रहते हैं कि कोई तो इनकी जलेबी को खा ले। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप इनकी जलेबी को खाते हैं या नहीं। वैसे पाकिस्तानियों का आरआर सुनने में बड़ा मजा आता है, इनका ज्ञान अलग ही लेवल का होता है। आप भी सुने, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में पाकिस्तान लिखें। के सीएम हिमांतु बिस्व शर्मा ने बोला है कि अगर बांग्लादेश हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ऊपर अटैक करने की सोच रहा है तो हम बांग्लादेश के 2 चिकन नेक कॉरिडोर पे अटैक करेंगे। कहीं ना कहीं इंडिया 3 फ्रंट वॉर लड़ने का इरादा रखता है, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ पाकिस्तान और तीसरी तरफ बांग्लादेश। और साथ साथ हम देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर एक ट्रेंड चल रहा है कि बाइकॉट टर्की, बाइकॉट अजरबैजान, बाइकॉट पाकिस्तान, लेकिन बाइकॉट चाइना क्यों नहीं चल रहा, मेरा ये सवाल है। क्योंकि हमारी सबसे ज्यादा मदद चाइना ने की। चाइना के जो थे F-15 फाइटर्स जो हमारे पास थे, लेकिन इंडिया चाइना को बाइकॉट क्यों नहीं कर रहा? इसके पीछे इंडिया की क्या स्ट्रेटेजी, क्या पॉलिसी है? एक तरफ 16 ट्रिलियन की इकोनॉमी चाइना की है और दूसरी जानब इंडिया की 4 ट्रिलियन की। दोनों के बीच कैसा टकराव है? 125 बिलियन डॉलर की स्टिल जो है ट्रेड चल रही है। मोदी साहब चाइना को लेकर कोई बयान है, क्यों अपनी आवाम को नहीं दे रहे? तो इंडिया का जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसका जो बैकग्राउंड है, इसके पीछे जो वेस्टर्न पावर्स है मेनली उनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है और उनकी ये कोशिश है कि वो इंडिया को रीजनल चौधरी बना दें। और उस रीजनल चौधरी बनाने के चक्कर में वो उसका मेन टारगेट चाइना है, चाइना को कैसे काउंटर करना है। जो दूसरे बाकी छोटे मोटे स्टेट्स हैं, पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, पाकिस्तान एक स्टेट है, उसको काउंटर इस तरह से वो ऑपरेशन जो उन्होंने लॉन्च किया सिंदूर के नाम से, उसको काउंटर करने की कोशिश की। बाकी जितने भी रीजनल स्टेट्स हैं, इंडिया कोशिश करेगा कि किसी तरह से इनको काउंटर करके अपनी रीजनल हेजेमनी जो है वो इसी तरह से वो बना सके। क्या लगता है कि चाइना और इंडिया, सही जंग तो उनके बीच है, पाकिस्तान पे खामखा हमले क्यों करती है? देखें, जब भी किसी 2 बड़े सुपर पावर्स की जंग होती है तो वो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन की तरफ नहीं जाते। वो कभी भी एक दूसरे के साथ डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते। हमेशा वो एक थर्ड वे ढूंढते हैं और उन थर्ड वे, जिसको प्रॉक्सी का कॉन्सेप्ट कहा जाता है, या वो एक किसी थर्ड एक्टर के थ्रू वहाँ पे उनका जंग लड़ा जाता है। अभी रशिया और अमेरिका की जंग चल रही है, बीच में जो जंग है वो यूक्रेन में लड़ी जा रही है और यूक्रेन को यूज़ किया जा रहा है रशिया को तोड़ने के। तो इसी तरह से चाइना और इंडिया का जो वॉर है इसी के चक्कर में जो रीजनल बाकी स्टेट्स हैं उनके किसी न किसी स्टेट को यूज़ करके इनकी राइवलरी को जो है वो इसी तरह से ये चीज़ आगे बढ़ी। मैंने सर से पूछा था, आपसे पूछो, इंडिया ने बोला कि हम बहुत ज़्यादा पैट्रियोटिक हैं, जिन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया, अब हम उनका बाइकआउट करेंगे। इंडिया चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं कर पा रहा? हालांकि बनता तो चाइना का बाइकआउट है ना। देखें, हर रियासत के अंदर कुछ लोग स्पेसिफिकली जो सियासत के लोग होते हैं उन्होंने अपने अवाम को कुछ इश्यूज़ के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है, कुछ रेटरिक्स के ऊपर सेंसिटाइज करना होता है। वो इस तरह के रेटरिक्स होते हैं कि हम जी फ़लाँ का बायकॉट कर दिया, जो दुश्मन के साथ देने वाले थे हमने उनका बायकॉट कर दिया, तो अवाम को इसी तरह से सेंसिटाइज करते हैं।
लेकिन वो लोग रैशनल एक्टर्स भी होते हैं और वो ये भी सोचते हैं कि अगर चाइना के साथ हमारी इतनी बड़ी वॉल्यूम पे ट्रेड चल रही है तो हम उस चीज़ से उस लेवल पे अगर बायकाट का जो चक्कर है वो चला लें तो हमें हमारी इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा धक्का लगेगा और इस वजह से वो इसकी तरफ नहीं बढ़े। आपको क्या लगता है कि जैसे अभी मैं इंडिया के ही चैनल को सुन रही थी, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कमज़ोर करना है तो जो है बलूचिस्तान को अलग कर दो, अगर टर्की से बदला लेना है तो कुर्दों को सपोर्ट करना शुरू कर दो, टर्की मतलब के टुकड़े टुकड़े हो जाएगी। आज़रबाईजान वो कहता है वो तुम्हारे मुकाबले का है नहीं, उसको तो हम वैसे ही ख़त्म कर देंगे। तो ये जो इंडिया इस वक्त अपनी पॉलिसी जो दुनिया के सामने रख रहा है, आपको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में जो है एक सॉफ्ट इमेज जो इंडिया का बिल्डअप हुआ हुआ है ट्रेड को लेके, इकोनॉमी को लेके, हमारे यहाँ पीस है उसको लेके, आपको नहीं लगता ये कहीं ना कहीं ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें करने से भी इंडियन इकोनॉमी जो है जो ग्रोथ की तरफ जा रही है वो नीचे आना शुरू हो देखिए, कोई भी मुल्क जब वो रीजनल हेजमान बनने की तरफ जाता है तो आईआर के अंदर रियलिज्म का एक बहुत बड़ा उसके अंदर डोमेन है और उसमें हमेशा वो पावर जो है वो बेलिजरेंट हो जाता है। ठीक है। बेलिजरेंट का मतलब यह है कि वो हमेशा जंग की तरफ जो है उसका बहुत बड़ा रुझान होता है और वो इसी तरह से जो हॉट स्पॉट एरियाज़ होते हैं कुछ स्टेट्स के अंदर, जिस तरह पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान का एरिया, हालांकि बलूचिस्तान का जो अपना ग्रीवेंस है वो एक जेन्युइन ग्रीवेंस है। अब वो ग्रीवेंस को कोई भी आपका जो एनिमी पावर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर सकता है और वो हर मुल्क के अंदर ये फिनोमेना होता है, वो इंडिया भी उस चीज़ को एक्सप्लॉइट कर। अब आपको क्या लगता है सर, आपसे पूछूंगी कि ये बांग्लादेश को जिस इंडिया ने पाला 1971-72 के बाद, शेख हसीना का दौर रहा, इंडिया ने बहुत ज़्यादा जो है एडवांटेजेस भी बांग्लादेश को दिए, अब दोनों के बीच जंग वाली सूरत हाल है, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे, वो कह रहे हैं हम हमला करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो 50 साल की जो इंडिया की इन्वेस्टमेंट थी क्या वो वापस आएगी? क्या बांग्लादेश दोबारा जो है इंडिया के साथ उसी लेवल पे आएगा जो इंडिया चाहता है, जो हसीना के टर्म में थे, या बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ मिल के इंडिया की इसी तरह मुखालफत करता है? इस तरह की पावर पॉलिटिक्स में अगर देखा जाए रीजनल में, तो उसमें हर स्टेट की रीजनल जो हेजमनी की तरफ जाते हैं उनका ये सीन होता है कि वो काउंटर करते हैं थ्रू प्रॉक्सीज के थ्रू ही वो दूसरे सिटी में कंट्रीज़ में, साथ वाली कंट्रीज़ में वो गवर्नमेंट इंस्टॉल करते हैं। जिस तरह हमारा चलता रहा अफ़गानिस्तान में, इंडिया का चलता रहा उसमें, बांग्लादेश में, और अब हमारा पाकिस्तान के अब बेहतर हो गया, बलूचिस्तान वाला जी सिलसिला शुरू हो गया, ठीक है। बलूचिस्तान वाला ज़्यादा शुरू हो गया। खैर बांग्लादेश के साथ हमारे अभी बेहतर चल रहे हैं और जिसका इंडिया को बुरा लग रहा है और इस वजह से। सर आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि आप जो है आईआर के स्टूडेंट भी हैं सर, हमने ये देखा है कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी अच्छी है, बड़े मुल्कों के दौरे करते हैं, सबके साथ अच्छा उनका एक टर्म्स है इकोनॉमी का, इन्वेस्टमेंट का, वीज़ा पॉलिसी इंडिया की बड़ी अच्छी है, सबको इजीली ब्लू पासपोर्ट पे जो है वीज़ास मिल जाते हैं। इस जंग के बाद आपको क्या लगता है, क्या इंडिया जिस तरह दुनिया को गले मिलता था, क्या दुनिया ने इंडिया को वैसा रिस्पॉन्स किया है वार्मली जैसे इंडिया उनको हमेशा से इंपॉर्टेंस देता था? दुनिया के अंदर ज़ाहिर बात है रिएक्शन जो है वो उस तरह से नहीं है जिस तरह इंडिया एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन फिर भी इंडिया के जो इंपॉर्टेंस है वो आज भी ज़्यादा है वेस्टर्न पावर्स के लिए, जो कि एक बहुत डोमिनेंट रीजन है पूरी दुनिया के अंदर। तो इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो उसी तरह से मेरे ख्याल से रहेगी, क्योंकि आगे जो उस पूरी दुनिया का फर्स्ट वर्ल्ड का या वेस्टर्न वर्ल्ड का, स्पेसिफिकली अमेरिका का जो प्लान है चाइना को कंटेन करने का, उसके लिए इंडिया जो है उनका एक बहुत मेन किरदार होगा उसकी इस प्लान के लिए। तो मेरे ख्याल से इंडिया की इंपॉर्टेंस जो है वो उसी तरह से ही रहेगी, बल्कि और ज़्यादा बढ़ेगी वक्त के साथ। ये जो जैसे मैं रोड शो करती हूँ तो अवाम कह रही है कि भाई इंडिया की रेपुटेशन वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा गिर गई है, पाकिस्तान जो है इस रीजन के अंदर दोबारा से इम्पोर्टेंट हो गया है, कश्मीर का इशू दोबारा टेबल पे आ चुका है, ट्रम्प पाकिस्तान को बैक से सपोर्ट कर रहा है, इंडिया बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन से गुजरा, डॉक्टर एस जयशंकर का पॉलिटिकल कैरियर जो है इस वॉर के बाद जो ख़त्म होता नज़र आ रहा है। अब वो जहाँ पे भी जाते हैं हज़ारों सवाल उनके सामने होते हैं, वो हर सवाल से ख़ुद को बचाते हुए नज़र आते हैं। आप इन सवालों को किस तरह देखते हैं? कोई हकीकत है या मन बढ़त कहानियाँ बस? बिल्कुल इस बात में हकीकत है कि इंडिया को ऑपरेशन सिंदूर के अंदर पाकिस्तानी फ़िज़ाइया ने जो उनको एक ज़रब लगाई है उसकी जो एक नाकामी है। आज एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि राफेल की जो टीम आई थी इंडिया के अंदर, उस राफेल की तहकीकात करने के लिए इंडिया ने उसको मना कर दिया, अलाउ नहीं किया। तो ज़ाहिर बात है इंडिया की एक नाकामी है एयरफोर्स के या उसके जंगी फ्रंट के ऊपर इंडिया की एक नाकामी थी। टीम को इंडिया ने आने नहीं दिया, उसकी तहकीकात करने नहीं दिया। अच्छा।
इंडिया की एक ये नाकामी तो है, लेकिन इंडिया की जो दूसरी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है दुनिया के लिए, वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो नहीं करेगी उसकी इंटरनेशनल इमेज को या इंडिया के। ज़ाहिर बात है हमारे जितनी भी राइवल हैं, लेकिन इस बात को मानना पड़ेगा कि वो एक बहुत बड़ा इकनॉमिक वॉल्यूम है, उनका इकनॉमिक पावर है, उनके पास टेक्नोलॉजी के लिहाज से वो हमसे बहुत आगे हैं, तो उनकी एक इम्पॉर्टेंस है दुनिया के लिए और स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़ासकर चाइना को कंटेन करने के जो उनका प्लान है उसके लिहाज से इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान को इस मामले में ये जो अब पावर पॉलिटिक्स चलने लगी है इस रीजन के लिए स्पेसिफिकली, तो पाकिस्तान को इस बारे में बहुत विजिलेंट रहना चाहिए और पाकिस्तान किसी ऐसे प्लान का दोबारा हिस्सा ना बने जो पिछले दहाइयों में हम बने थे, जो हमने तबाही देखी अफगानिस्तान के जंग के में। किसी के मुद्दे में टांग अब नहीं पसंद, फ्री फॉरेन पॉलिसीज को अपनाना चाहिए। हम अपने इंटरेस्ट को देखते ही जो कि अवाम की मुंतखब नुमाइंदों की हुकूमत हो उसकी फॉरेन पॉलिसी को हम अपनाएं और उसको लेके चले, हम किसी ऐसी जंग में ना पड़े जिसकी फिर अफगानिस्तान की तरह हम आज उसकी जो खामियाजा है वो भुगत रहे हैं। तो हाथ झाड़ के चला गया लेकिन फद्दा हमारे गले पे। देखिए सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो हमारा मजहबी इख्तिलाफ है उनसे। अच्छा। हिंदू पूरी दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी जगह पे आबाद है तो इंडिया में आबाद है। ठीक है, एग्री। और पाकिस्तान और इंडिया की तकसीम भी इसी मजहबी बुनियाद पे हुई थी कि हिंदुस्तान और मुसलमान, हिंदू और मुसलमान एक जगह नहीं रह सकते। टू नेशन थ्योरी भी यही थी। टू नेशन थ्योरी थी, उसी वजह से तब से ये मामला चल रहे हैं। उनका अपना एक नज़रिया है, वो चाहते हैं कि अगर मुसलमान हमारे ऊपर 1000 साल राज करते रहे अब हम करेंगे, तो अब हम करें। Yes, yes, agree, उसी नज़रिए को चलाते हुए हमारे ऊपर काबिज होना चाहते हैं, वो हमें नीचे लगाना चाहते हैं। हाँ। और उसके सिलसिले में उन्होंने काफ़ी कुछ किया है पाकिस्तान के साथ। जैसे कि जमात अली हमारी तरफ से हमारे नुमाइंदे थे, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के पानी के कब्जे के उसूल के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया। जमात अली साहब इतनी देर तक 27-28 साल वो इस कमेटी के मेंबर रहे हैं, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान के हुकूक की जंग नहीं लड़ी। हमारा सबसे बड़ा मसला है कि पाकिस्तानी लोग जब बैनुल-अक़वामी इदारों में जाते हैं तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी करना शायद भूल जाते हैं, या शायद उन्हें अपने मुल्क के नज़रियात के मुताबिक बात करें। मुल्क को नहीं रिप्रेजेंट करी हमारी पॉलिटिकल क्लास। लेकिन इंडियंस जो हैं, इंडियंस अगर बाहर जाते हैं किसी इदारे में जाके बैठते हैं, वो खालिसतन हिंदुत्व की बात करते हैं, अपने मुल्क की बात करते हैं, अपने नज़रियात की बात करते हैं। हालांकि कितने घटिया नज़रियात हैं। मैं अगर उनकी मजहबी नज़रियात की बात करूं, बिना गाय को पूजना, कौन सा अक्लमंद बंदा इसको सही समझता है? बस उनके धर्म में उस पे डटे हुए हैं, हाँ, उस पे डटे हुए हैं। हमारा मजहब, हमारा मसलक, हमारा दीन बड़ा सच्चा है, लेकिन हम लोग रिलीजन और धर्म टू और डिफरेंट है। हम मजहब है और उनका कोई मजहब नहीं, वो धर्म है, ठीक है। हमारी और वो अपने अकीदे के पक्के हैं, उनकी अपनी आइडियोलॉजी है, हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी है, लेकिन वो तो कभी मर्ज नहीं हो सकते ना। बिल्कुल आइडियोलॉजी के साथ खड़े। दूसरा क्या है कि जब कोई पिंड का चिक्कड़ चौधरी जो है नया बनता है ना, तो उसे पीछे से अगर कोई शह दे दे, जो पुराने चौधरी हैं, कोई हल्के का जो बड़ा असर रसूख वाला बंदा है, तो वो उसकी हवा काफ़ी ख़राब हो जाती है। इंडिया की बेसिकली हवा इसलिए ख़राब है, उसे कभी अमेरिका की आशीर्वाद हासिल होती है, कभी रूस की आशीर्वाद हासिल हो जाती है, तो सिर्फ उस वजह से उसका दिमाग खराब। देखिए, मुझे नहीं पता आप कौन सी खबर पढ़ के हैं। आप कह रहे हैं कि इंडिया को किसी ने हवा दी हुई और इस वजह से वो हवाओं में है और उसका दिमाग ख़राब है। सुन ले, आप देखिए जिन कंट्री से पाकिस्तान की मदद की इंडिया उसको बाइकआउट करा है। सबसे बड़ी मदद चाइना ने हमारी की है। इंडिया चाइना को क्यों नहीं आंखें इसलिए नहीं दिखा पा रहा कि चाइनीज़ जो है पूरी दुनिया में सबसे मुनज़्ज़म, सबसे शानदार लोग अगर हैं तो वो चाइनीज़ हैं। इसमें कोई नज़रियाती इख्तिलाफात नहीं हो सकते किसी किस्म के। देखिए ना, अमेरिका को आंखें किसने दिखाई है पूरी दुनिया में? चाइनीज़ ने दिखाई हैं। उन्होंने इन पे टैक्स लगाया, इन्होंने उन पे लगा दिया। 234 तक जा पहुंच है टैरिफ। देखिए, दूसरा क्या है कि अगर हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा कश्मीर उन्होंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, अच्छा। हम उसके लिए ढंग से बात नहीं कर सकते, हमारी हुकूमतें उस पर स्टैंड नहीं लेती। दूसरी तरफ चाइना ने थप्पड़ मार के मुंह लाल कर दिया था इंडिया का। वो 11 रियासतों पे दावा करके बैठा है। ये इंडिया ने अगर बांग्लादेश पे नज़र रखी है तो चाइना ने उनकी 11 रियासतों पे नज़र रखी हुई है। चाइना हर तरह से इंडिया को थप्पड़ बड़े जोर के मारता है, सफारती सतह पे। इंडिया देखे किसी से लोन नहीं लेता, ना IMF से। उसकी अपनी इकोनॉमी है, जो मुल्क तरक्की करता है सर उसको प्रेस करना चाहिए। तरक्की उन्होंने तरक्की तो की है, टेक्नोलॉजी वहाँ भी पे उनके नवाज पास शरीफ नहीं है, वहाँ पे जरदारी नहीं है, इसलिए तरक्की की है। इंडिया ने तरक्की की है और उनका ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा चल रहा है ना। बहुत अच्छे जा रहे हैं। पैसा भी उनका बड़ा मजबूत है, मानते हैं उनके जर्नैल बाहर मुल्कों में जजीरे भी नहीं बनाते, जजीरे भी नहीं बनाते और बड़े नेशनलिज्म भी उनके अंदर है। एग्री है, ठीक है, जो चीजें हैं वो माननी चाहिए, ठीक है। अब देखिए मेरी बात सुने, टर्की ने हमारी मदद की। टर्की को 3 नुकसान हो रहा है, 4,000 करोड़, सॉरी ये वाले फिगर ठीक है, नुकसान हो रहा है। आज़रबाईजान ने हमारी मदद, टर्की इंडिया ने कहा आज़रबाईजान का बाइकआउट करो। सबसे बड़ी मदद तो हमारी चाइना ने की है। इंडिया चाइना के खिलाफ क्यों, चाइना का बाइकआउट क्यों नहीं करता? अगर इंडिया के चाइना के साथ ट्रेड की बात करें तो $125 बिलियन है। इंडिया क्यों नहीं लात मारा? सबसे बड़ी बात नाम ही नहीं ले रहा उनका मजहबी इख्तिलाफ भी नहीं है आपस में। सबसे बड़ी बात ये है
दूसरी बात यह है कि चाइना उससे बड़ा चौधरी है। मैंने पहले कहा जो छोटे छोटे चौधरी के ऊपर चौधरी है। हाँ, वो बड़ा चौधरी, वो उसको पीछे जिनकी नज़रों में वो अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है ना, उसकी कोशिश ये है कि मैं अमेरिका की नज़रों में बन के इस इलाके का थानेदार बन जाऊँ। तो अमेरिका को आंखें दिखाने वाला अगर पूरी दुनिया में इस वक्त कोई है तो वो चाइना है। उसको पता है कि ये बाप है मेरा, इससे मैं पंगा ले ही नहीं सकता। दूसरी तरफ हमारी हुकूमतें जो हमारी सियासी पार्टी जो है वो एक नुक्ते पर इकट्ठी होती नहीं है। हमारी आवाम मुहिब वतन है, लेकिन अगर हमारी आवाम किसी पॉलिसी पर बात करती है अगले दिन। अब आप मेरी बात सुने, जो है ना हिमांशु बिस्व शर्मा सीएम है असम के, उन्होंने बोला है कि अगर बांग्लादेश इंडिया पे हमला करने का सोचेगा चिकन नेक कॉरिडोर, तो हम बांग्लादेश की दो चिकन नेक कॉरिडोर पे हमला करेंगे। अब आपको क्या लगता है कि इंडिया का अगला टारगेट बांग्लादेश? उन्होंने हमारे साथ अगर जो ज्यादती की ना बांग्लादेश तोड़ा है, उसमें हमारा काफ़ी सारा कसूर है, हमारी मिलिट्री का कसूर है। लेकिन अगर वो बांग्लादेश की तरफ देखेगा मिलिट्री ना, का नहीं है, पॉलिटिकल कसूर है। हाँ, दोनों चीज़ों का है, जो मर्जी कह लें। कोई नहीं, FIR नहीं होती, तड़े टेंशन ना लो। पॉलिटिकल फेलियर है ना कि मसला पॉलिटिकल। फोटो साहब का मसला था, हाँ मुझे पता है। लेकिन अच्छा, दूसरी तरफ अगर वो बांग्लादेश पे करेगा ना, सिंपल सी बात है, 11 रियासतें उसके हाथ से जाएंगी। चाइना ने उनके जो शाहराग है ना उस पर हाथ रख के सकम वाले इलाके से जब घुसना है ना, तो पूरी 11 रियासतें जो हैं उनकी आज़ाद हो जाएंगी। वो अभी भी आज़ादी चाहती हैं। इंडिया के अंदर सिख आज़ादी चाहते हैं, इंडिया के अंदर अरुणाचल प्रदेश वाले आज़ादी चाहते हैं, मध्य प्रदेश वाली आज़ादी चाहते हैं, असम वाले उनके खिलाफ है। गुजरात में ये बुच्चर मोदी बैठा हुआ है, इसने जुल्म सितम की कि मुसलमान जो है वैसे ही मीठा मीठा बोलते हैं, लेकिन उनके दिल में मुखालफत बहुत है। हैदराबाद वाले उनके खिलाफ है, मकबूजा कश्मीर उनके खिलाफ है। इसी तरह जो तिब्बत का एरिया है और जो उस तरह के इलाके हैं जो चाइना के साथ मिलते हैं, वो सारे इनके खिलाफ हैं। उनके अंदर भी तहरीकें चल रही हैं, जिस तरह हमारे बलूचिस्तान के अंदर मामलात हो रहे हैं, सेपरेटिस्ट मूवमेंट। हाँ, इसी तरह वहाँ भी बहुत ज़्यादा है। तो इतना आसान नहीं है किसी मुल्क को 2 टुकड़े कर देना। 1971 नहीं है जो भुट्टो साहब अपनी हुकूमत से अपने मुल्क 2 टुकड़े करा देंगे। ये सोशल मीडिया का दौर है, ये तरक्की का दौर है। यहाँ पे सब लोग सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे आप जो भी एक्टिंग करें, जो भी बयान दें, वो वक्ती तौर पे होगा, लेकिन उसका ऑपरेशन हो जाएगा, उसको लोग सर्जरी कर देंगे। हाँ, सर्जरी कर देंगे। तो बांग्लादेश को या पाकिस्तान को तोड़ना हरगिज़ आसान नहीं। हाँ, कोई भी मुल्क टूट सकता है जो अपनी मुल्क के साथ मुखलिस नहीं है, जहाँ के हुक्मरान अपनी मुल्क पे नज़रें नहीं रखते। जिस तरह मैं कल अभी क्वेटा से आया हूँ, तो हम कहते हैं बलूचिस्तान के हालात ख़राब है। 7 दफ़ा मेरा ID कार्ड आर्मी ने चेक किया, तो 4 दफ़ा बेलिया ने आगे बलोच रायदी की प्रशासन ने चेक किया है। अगर आपके पास शनाख्ती कार्ड नहीं है तो आर्मी वाले उतार लेते हैं, अगर है और आप पंजाबी हैं तो बलोची उतार लेते हैं। करेंगे या क्या, हमारा अपना मुल्क है। सूबाई वज़ीर हैं अभी वो सिंध में, उनके घर को 4 दिन पहले जला दिया गया। सिंध में आपके देखिए कितना मामला है। अब सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी सिंध से हैं, एक मुंह से उन्होंने एक लफ्ज़ नहीं निकाला। हमारे मसाइल ये हैं कि हमारे हुक्मरान हमारी बात नहीं सुनना चाहते, हमारे मसाइल हल नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि हम और हमारी रिजीम हम मिलके खाएं और आवाम जलील होती रहे। सिर्फ ये मसला है।